नेक्स्ट स्टेप है विनोइंग। विनोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाफ। मतलब ये हुआ कि जब हम थ्रेसिंग करते हैं, फार्मर्स जब थ्रेसिंग करते हैं तो मेन ग्रेन के साथ बहुत सारे चाफ चले आते हैं, जैसे जिसको हम लोग भूसा कहते हैं या लकड़ियाँ या पत्ते, बहुत सी गंदगी भी हमारे मेन ग्रेन के साथ चले आते हैं और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो उस चाफ को हमारे मेन ग्रेन से अलग करना बहुत ज़रूरी है और इसी को अलग करने के प्रोसेस को कहा जाता है विनोइंग। ये जो विनोइंग होता है इसको जनरली लोग मैनुअली ही करते हैं। मैनुअली में क्या किया जाता है कि किसी ऊंची जगह पर हवा होना चाहिए, इसके लिए काफ़ी तेज़ हवा हो या फिर फ़ैन का यूज़ करके ग्रेन को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है। तो ग्रेन भारी होने के कारण नीचे गिर जाता है और जो चाफ होते हैं हल्का होने के कारण हवा में उड़ जाते हैं और इस तरह से चाफ और ग्रेन एक दूसरे से अलग हो जाता है। ये विनोइंग का मैनुअल प्रोसेस है। आजकल एक मशीन आ गया है, मॉडर्न मशीन है जिसको कंबाइन कहते हैं। कंबाइन एक ऐसा मशीन है जिसमें हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग ये तीनों काम एक साथ होता है। जैसे अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया कि हार्वेस्टिंग के लिए अलग मशीन यूज़ किया गया, थ्रेसिंग के लिए अलग मशीन यूज़ किया गया और विनोइंग हम लोग मैनुअली करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो जाता है। अब एक मशीन अवेलेबल है, ये देखिए आपके बुक में मशीन की डायग्राम भी दी हुई है। ये मशीन जो है इसे कंबाइन मशीन कहते हैं। ये मशीन आसानी से एक साथ तीनों काम कर देती है और ये हमारे जो खेत होते हैं उसी में इस काम को कर देती है एक ही जगह पर। हार्वेस्टिंग का काम भी हो जाता है इसी मशीन से, थ्रेसिंग का और विनोइंग का। तो इस तरह से हमारा तीनों काम इस मशीन से एक बार में परफॉर्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर ग्रेन अलग हो गया तो जो चाफ है या जो हमारे जो बच गए हैं मटेरियल जिसकी यूज़ नहीं है उसको फार्मर क्या करेंगे। तो फार्मर जो उसके स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं और उसको फॉडर के रूप में, कैटल के फॉडर के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब अनाज जो जानवर होते हैं उसके खाने के रूप में इसको दिया जाता है। और इसको खाने के रूप में यूज़ करना ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि अगर इसको जला दिया जाए तो इसको जलाने से बहुत सारा पॉल्यूशन होगा। हमारे जो सबसे मेन होगा, इससे हमारे जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। और इसीलिए फार्मरों को ये एडवाइस दिया जाता है कि वो अपने जो गंदगी है उसको, खेतों में बचे हुए जो चीज़ें हैं उसको जलाए ना, बल्कि उसको फॉडर के रूप में यूज़ कर ले। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरेज। जब हमारी खेती कंप्लीट हो जाती है और हमारे ग्रेन हमारे फार्मर्स के पास चले आते हैं तो ग्रेन को फार्मर्स एक दिन में तो यूज़ नहीं करेगा, उसे स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि उसे वो बहुत दिनों तक उसको यूज़ करता है। तो स्टोर करने के प्रोसेस को ही कहा जाता है स्टोरेज। एक्चुअली जब प्लांट ग्रेन जो हमें मिलते हैं खेतों से, वो जो ग्रेन होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और ये मॉइस्चर होने के कारण वो जल्दी सड़ सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, स्पॉइल हो सकते हैं। इसीलिए फार्मर पहले उसको सन ड्राई माने धूप में उसको ड्राई करते हैं। धूप में उसको कुछ दिनों तक सुखाया जाता है, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे मक्का हो या कोई भी दाल हो, उसको पहले धूप में सुखा लिया जाता है। धूप में सुखाने से उसके सारे मॉइस्चर या उसके जो वाटर कंटेंट होते हैं वो सूख जाते हैं और अनाज जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और तब उसको स्टोर किया जाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ड्राई स्टोरेज, सुखाकर स्टोर करना। और सुखाने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट मेथड है सन के अंडर में उसको सुखाना। अब जब हमारे जो फार्मर्स हैं उस ग्रेन को सुखाने के बाद उसको क्या करते हैं, उसको वज़न करते हैं, उसको बड़े बड़े बैग्स में पैक करते हैं और पैक करने के बाद एक वेल वेंटिलेटेड मतलब हवादार रूम होता है उसमें ले जाकर इसको स्टोर करते हैं। उस स्टोर रूम को कहा जाता है गोडाउन। उसकी सबसे खासियत क्या है, ये रूम बड़ा होता है, हवादार होता है और इसमें अनाज को रखने के पहले इसमें पेस्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है। पेस्टिसाइड स्प्रे कर देने से उसके अंदर के जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाते हैं। और उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि उधर कहीं आसपास उसके किनारे किनारे में कहीं होल ना हो जिधर से रैट्स या कोई दूसरे एनिमल आ जाए। उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं बाहर से उसमें पानी ना आए। तो इस तरह से उसको गोडाउन को तैयार किया जाता है और उसमें अनाज को रख दिया जाता है। घर में अगर लोग अनाज रखना चाहें
तो मेटल के बर्तन आजकल मिलने लगे हैं, मेटल बिन्स जिसको कहते हैं, बड़े बड़े लोग उसमें अपने अनाजों को किसान रख देते हैं, उसमें नीम के लेकिन पत्तों को डालते हैं, ताकि नीम का पत्ता क्या होता है, अनाज में किसी कीड़े मकोड़ों को लगने से बचाता है। तो नीम का पत्ता उसमें डालना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। और अगर फार्मर के पास बहुत ज़्यादा अनाज है और अगर अनाज बहुत लार्ज स्केल में रखना है, तो एक अलग तरह का मटेरियल, एक मशीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिलॉस या ग्रेनरीज। ये सिलॉस या ग्रेनरीज का यहाँ पे आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है। ये बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर अनाज रखना है तो इसमें सिलॉस या ग्रेनरीज में रखे जाते हैं। लास्ट है कि जब सूखे अनाज की खेती हुई है, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, मक्का, तब तो उसे हम ग्रेनरीज में या सिलॉस में या गोडाउन में रख सकते हैं। लेकिन जब फार्मर फ्रूट्स या वेजिटेबल की खेती करते हैं और उसे अगर हमें सालों भर चलाना है, तो उसको तो हम धूप में सुखा नहीं सकते। तो उसको कहाँ रखेंगे? उसको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं। कोल्ड स्टोरेज हर सिटी में, हर जगह कहीं ना कहीं एक ज़रूर मिल जाता है। इस कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को स्टोर कर दिया जाता है। वहाँ का टेम्परेचर हमारे रेफ्रिजरेटर की तरह बिल्कुल ही बहुत लो होता है, और वहाँ पर अगर फ्रूट और वेजिटेबल्स को रखा जाता है तो ये कई महीनों तक ख़राब नहीं होते हैं। तो अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल को स्टोर करना है तो कोल्ड स्टोरेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग चले आते हैं, दैट इज़ इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारे इंडिया के जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे कंट्री का पॉपुलेशन लगभग 130 करोड़ है, और इतने लोगों के खाने की ज़रूरत भी पूरी करनी है, और खाने की ज़रूरत किसान खेती करके ही पूरा कर सकते हैं। तो अब आबादी बढ़ी, हमारे कंट्री का लैंड तो नहीं बढ़ा, ज़मीन नहीं बढ़ा, तो फिर हम कैसे अनाज को बढ़ा सकते हैं? अनाज को बढ़ाने के लिए लोग जंगलों को काटना शुरू किए, वहाँ पर नए नए जंगलों को काटकर उसको खेती का ज़मीन बनाकर उस पर खेती करना शुरू किए। इस तरह से एरिया बढ़ाते चले गए। लेकिन इससे क्या है, हमारे वर्ल्ड में, हमारे कंट्री में जंगल कम होते जा रहे हैं। तो अनाज अगर बढ़ाना है तो जंगल को नहीं काटना है। अब कुछ मॉडर्न तरीके आ गए हैं जिससे कि हम कम जगह पर ही ज़्यादा अनाज उगा सकते हैं। और इस मॉडर्न तरीके में क्या किया जाता है कि साइंटिस्ट इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि साइंटिस्टों ने एक प्रोसेस निकाला है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि दो अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं उसको क्रॉस कराया जाता है, आपस में उनको ब्रीड कराया जाता है, और उनको ब्रीड कराकर एक नई क्वालिटी का प्लांट को पैदा किया जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा अनाज हो। एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि अगर एक कोई लैंड है, उस पर बहुत सारा गेहूँ बोया गया, लेकिन उसमें उस गेहूँ में जो गेहूं के दाने हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, तो हमें क्या फ़ायदा? हमें फ़ायदा तो तब है कि हम अगर छोटे लैंड में भी अगर गेहूं बोए तो उसमें हमें अनाज बहुत ज़्यादा मिले। तो किसान इसी तरह के नए नए प्लांट्स को पैदा कर रहे हैं कि वो कम जगह पर ज़्यादा अनाज दे, कम जगह पर ज़्यादा फल दे, कम जगह पर ज़्यादा सब्जियां दे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स को आपस में मिलाकर रिप्रोडक्शन कराते हैं। इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि जो नया प्लांट उगता है वो होता है बिल्कुल ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप देने वाला। और इसकी क्या खासियत होती है, ये जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं ये पेड़, इस पर कोई बैक्टीरिया या वायरस का बहुत जल्दी कोई अटैक नहीं होता है। ये रेजिस्टेंस पावर होती है इनके पास बीमारी से बचने के लिए। तो इस तरह से हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्लांट जो हैं ये हमारे मार्केट में अब अवेलेबल है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसे आप सीनियर क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कि नए प्लांट्स को पैदा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। ओके, बाय।